नमस्कार दोस्तों, पीआईबी सीरीज के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 23 जून है और आज हम 21 और 22 जून ये 2 दिन के आर्टिकल हैं वो कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि कल भी हमने 2 दिन के आर्टिकल कवर किए थे और आज हम 2 दिन के जो पीछे के बाकी थे वो आर्टिकल कवर करने वाले हैं। तो आज क्या है कि जैसे आप पीडीएफ है तो आप टेलीग्राम पे जाके आज डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि सबके लिए अब खुल चुका है वो। और ये हमारा चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। ये टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे 98,000 के समथिंग वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और आपको पता है कि प्री 2026 के बाद में जो पीआईबी का सेक्शन है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सबके लिए ही। जो हम प्री के अंदर मतलब ऐसा था कि 30-40 तो क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। तो आप है ना जिस तरीके से आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो चीज़ों को लेके, तो आप लगातार बने रहो, साथ में बने रहो, क्योंकि है ना ये जो मतलब 1 साल है तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए भी। और जिस तरीके से आप जैसे डे 1 डे 2 लिख रहे थे तो वो काफ़ी कम हो गए, वो भी दिख रहा है मेरे को, पर कोई बात नहीं। पर आपको ये है कि पीआईबी का सेक्शन है तो आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। देखो पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हो करने को तो, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि आप है ना कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ तो वो नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद में जैसे मतलब ये पीआईबी के आर्टिकल के अंदर ही है ना ऐसी चीज़ें आती हैं जो मैं इसके अंदर पीडीएफ के अंदर नहीं डाल पाता, तो उसको मैं है ना साथ में बताता रहता हूँ। और उसके बाद में जैसे बोलने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बोल के बताता हूँ तो आपको याद रहती हैं, वो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं आपको वीडियो लेक्चर के। आप 2x के अंदर देख सको तो 2x में देखो, ठीक है? लेकिन आप देखो ज़रूर, ठीक है? चलो आज सेशन शुरू करते हैं हम। ये हमारे 2 कोर्सेज़ चल रहे हैं। एक तो हिंदी लिटरेचर का है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए, और दूसरा है कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो जीएस है, उसके लिए जो जीएस वाला है वो धर्मेंद्र जाखड़ सर करवा रहे हैं, आपको पता है। और जैसे हिंदी लिटरेचर वाला है तो श्याम सर करवा रहे हैं, उनके बारे में भी आप जानते ही हो, जैसे कि उनके 269 है हिंदी लिटरेचर के अंदर हैं। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ज़्यादातर हम क्या है कि हिंदी लिटरेचर ही ले रहे हैं। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भागने की बजाय हमें क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सहूलियत रहता है, नंबर भी एक कंसिस्टेंट रहते हैं। किसी में कोई दूसरे सब्जेक्ट है उसके अंदर कम ज़्यादा होते रहते हैं, मतलब मार्क्स हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, आप देखते हैं। लेकिन इसके अंदर हिंदी लिटरेचर है तो एक एवरेज मार्क्स हैं तो वो लगभग मिल ही जाते हैं, और इसके अंदर स्टैटिक पोर्शन है तो वही रहता है, जो करंट वगैरह ये सब है ना ये ऐड नहीं होता है। तो और आंसर राइटिंग है तो वो इतना ज़रूरी हो चुका है इस टाइम पे कि जैसे मतलब आप प्रीलिम्स के बाद में और जब अगला प्रीलिम्स आएगा उस बीच के अंदर जब आप आंसर राइटिंग करोगे तभी है ना आप जो प्री और मेंस के बीच का दो जो 2027 के अंदर जो प्री और मेंस के बीच का टाइम है तो उसको है ना अच्छे से कंज्यूम कर पाओगे। उसके अंदर आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि हमें अब क्या करना चाहिए, मेंस की आंसर राइटिंग करें, ये वाला मतलब जैसे मतलब जीएस की करें या फिर है ना हिंदी लिटरेचर जो ऑप्शनल है उसकी करें। तो आपको अभी से ही करना पड़ेगा और दिसंबर तक का टाइम है, उसके बाद में आप प्री के लिए अच्छे से लग जाना, और साथ साथ में आप करंट अफेयर वगैरह ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप कर ही रहे हो, और मेंस के साथ में आंसर राइटिंग के साथ में आपका जो प्रीलिम्स का पोर्शन है वो भी कवर होता है, इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो आप है ना यहाँ पे जाके हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। ये 2 नंबर है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो कोई आपको और क्वेरीज वगैरह है तो उनके बारे में। तो चलो आज पहले सेशन पे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। अभी क्या है कि HWBF है तो ये वडोदरा के अंदर स्थित है। तो इसमें क्या है कि ड्यूटेरियम यौगिक उत्पादन संयंत्र इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है? तो जैसे मतलब हमारे होमी जहांगीर बाबा थे तो उन्होंने जो मतलब परमाणु ऊर्जा है तो उससे संबंधित 3 तरीके से है ना उन्होंने कहा कि भाई परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने का है ना हमारे 3 चरण होंगे। तो उसके अंदर पहले उन्होंने कहा, पहला चरण था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। पहला उन्होंने ये कहा कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये होंगे। इसके अंदर तो क्या होता है कि नॉर्मल यूरेनियम होता है ना उसी का यूज में लिया जाता है। और जैसे मतलब कूलेंट है, मतलब जैसे मतलब जो रिएक्टर है तो वो क्या है कि ये मतलब परमाणु अभिक्रियाएं होती हैं यूरेनियम वगैरह की, जो मतलब विखंडन क्रिया होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए इसके अंदर D2O हैवी वाटर का यूज में लिया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आएगा, ये पहला चरण था। ये दूसरा चरण है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसकी आज है ना हम बात करने जा रहे हैं, वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे मतलब इसमें प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम है, इसको पीयू ही कहते हैं शायद, 239 इसका यूज में लिया जाता है। और फिर उसके बाद में इसके अंदर कूलेंट क्या होता है, जो लिक्विड सोडियम होता है ना, लिक्विड सोडियम, इसका यूज में लिया जाता है इसमें, ठीक है? ये दो हो गए। फिर तीसरा है तो वो क्या है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, जो मतलब थोरियम आधारित होता है। हमें पता है थोरियम है ये हमारे केरल के अंदर जो मोनोजाइट मृदा है तो वहां पे पाई जाती है। तो ये 3 स्टेज थी, तो इनके बारे में उन्होंने बताया था कि भाई ये 3 स्टेज है इस तरीके से होंगी। अब क्या है कि ये हम आज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है,
इसके बारे में बात करने वाले हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जितना आप ईंधन डालते हैं ना, तो उससे ज़्यादा है ना ईंधन को मतलब वो प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर बार बार है ना उसको डालने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब आपको जो प्लूटोनियम है तो उसको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसके अंदर लिक्विड सोडियम का यूज में लिया जाता है। अब ये क्या है कि जैसे ड्यूटेरियम यौगिक है, उत्पादन संयंत्र है, अब ड्यूटेरियम यौगिक उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन इन्होंने किया है यहाँ पे, और जो सोडियम सेल के प्रोटोटाइप हैं उसको चालू किया जाएगा इसके अंदर। तो जैसे मतलब ड्यूटेरियम आपको पता है, जैसे मतलब जो मतलब हाइड्रोजन होता है ना, उसी का ही आइसोटोप होता है, H2 है, उसी तरीके से D2 होता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि मतलब कूलेंट वगैरह के इस तरीके से उसमें पहले फेज के अंदर हमने देखा था काम आता है, तो इसके अंदर भी ये काम आता है। उसके बाद में सोडियम सेल के प्रोटोटाइप हैं, तो ये मतलब जो लिक्विड सोडियम है तो वो बनाने के अंदर काम आएगा, जो मतलब एक तरीके से कूलेंट की तरह ही काम करता है, तो वो भी इसके अंदर काम आएगा। तो ये हम क्या है कि वडोदरा के अंदर है ना इसकी स्थापना की गई है, इसके जो दो संयंत्र हैं वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो अभी क्या है इसमें ड्यूटेरियम यौगिक है ना, ये है उनके उत्पादन हेतु देश की स्वदेशी मतलब स्वदेशी तौर पे है ना हम ड्यूटेरियम यौगिक हैं, उनको उत्पादन करने की हमारी क्षमता अभी हो जाएगी। ठीक है, पहला ये बात हो गई। फिर उसका उत्पादन है तो इसका लक्ष्य है कि उच्च शुद्धता वाले जो ड्यूटेरियम विलायक हैं उनको स्वदेशी माध्यम से राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर अनुप्रयोग क्या होते हैं, जैसे मतलब ये जो मतलब ये यौगिक होते हैं ना ड्यूटेरियम यौगिक, तो इनका यूज कहाँ कहाँ आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मतलब एडवांस साइंटिफिक रिसर्च होती है ना, उनके अंदर काम आता है, मतलब उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान है तो वहां पे काम आएगा ये। फिर उसके बाद में स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन, जो रणनीतिक एप्लीकेशन होती है, मतलब रणनीतिक है ना जो मतलब क्षेत्र होते हैं उनके अंदर भी ये काम आता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उनके अंदर भी इसका काम आता है। ठीक है, अब ये चीजें हो गई, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मेडिसिन वगैरह इसके अंदर भी काम आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में 24K प्रोटोटाइप सोडियम सेल ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि ये 24K प्रोटोटाइप सोडियम सेल है ना, इससे हम जो लिक्विड सोडियम है वो बनाएंगे, और लिक्विड सोडियम होता है वो क्या होता है आपको पता है, बताया मैंने अभी, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है तो उसके अंदर एक कूलेंट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब जो शीतलक कहते हैं हम उसकी तरह काम करेगा, जो है ना उसको ठंडा रखेगा, गर्म नहीं होने देगा रिएक्टर को। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर ग्रेड सोडियम है, ये बनाने का काम करता है ये स्वदेशी तौर पे है ना, हम इसके द्वारा न्यूक्लियर ग्रेड सोडियम है ये बना लेंगे। और उसके बाद में जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तो उससे जुड़ाव कैसे वो है वो बता दिया मैंने लगभग आपको, यही है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है वो आपने देख लिया। अब इसमें क्या है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है ना, उसके अंदर ये उससे जुड़ाव क्या होगा कि सोडियम से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कार्यक्रम की अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है, कोई काम का नहीं है। तीन चरणीय हो गया कि तीन चरण के अंदर है, वो तीन चरण है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, जैसे मतलब हमारी ऊर्जा सुरक्षा है तो वो बनी रहेगी, मतलब इससे क्या है कि ईंधन जितना हम डाल रहे हैं उससे ज्यादा निकल रहा है, तो इससे क्या है कि एक रेगुलर हमें ना अंतराल के अंदर हमें ये नहीं है कि भाई है ना दूसरी चीजों पे निर्भरता हमारी होगी, या फिर ना जितना हमें मतलब जितनी क्षमता हमने स्थापित कर दी है तो उतनी ऊर्जा हमें मिलती रहेगी, उसके लिए एक्स्ट्रा है ना हमें डालना नहीं पड़ेगा जो कच्चा माल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में तकनीकी आत्मनिर्भरता होगी, सेल्फ रिलायंस है। पहले हम क्या है कि बाहर वाले जो देश हैं उन पे निर्भर थे, लेकिन अब है विदेशों के पे निर्भर थे, अब हमारी ये सेल्फ रिलायंस हो गई है। दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा हो जाएगी, ये मैंने बता दिया। विकसित भारत का लक्ष्य है तो ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। अब देखो ये है कि वर्ल्ड स्किल संगाई 2026 ये अभी होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मतलब ये एक जैसे मतलब कौशल विकास है ना उसका ओलंपिक टाइप में है ये, और उसकी जो प्रतियोगिता होगी वो मेन प्रतियोगिता है वो संघाई में होने वाली है। लेकिन उससे पहले जैसे वार्म अप मैच होते हैं हमारे ओलंपिक के अंदर, या फिर क्रिकेट के अंदर आप देखते हो वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच होते हैं, तो उसी तरीके से क्या है कि एक वार्म अप मैच टाइप में ये जो कौशल विकास की जो प्रतियोगिता है उसका वार्म अप है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होने जा रहा है। ठीक है, तो उससे संबंधित है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आर्टिकल, बस आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड स्किल संघाई के अंदर होने वाला है। इसका वार्म अप वगैरह ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर क्या है कि 30 लोग है ना भारत भेज रहा है, और लगभग जो 15 प्रतियोगिताएं हैं उसके अंदर है ना वो शामिल होंगे। ठीक है, ये पीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, और अभी जैसे मतलब यूपीएससी के अंदर जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें भी मेरे को लग रहा है कि क्या पता पूछ ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको छोटी छोटी चीजें हैं ये ध्यान में रखनी है। तो बस इससे संबंधित ये आर्टिकल था, ग्लोबल स्किल चैलेंज है ये। तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित होने वाला ये मैंने बता दिया, 15 प्रतियोगी हैं, 15 विशेषज्ञ, मतलब टोटल 30 हो गए।
30 लोग हैं भारत के, वो इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। चीन के संघाई में जो होने वाला है उसका ये अभ्यास तरीके से इस तरीके से होगा। फिर जो 15 श्रेणियां हैं वो इसके अंदर शामिल है, जैसे मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल वगैरह, ये जो मतलब ब्रिक्स वगैरह जचाना, वो सब है ना, सारी चीजें इसके अंदर। और ये स्किल इंडिया मिशन है जो हमारा, उसके अंदर है ना, मतलब ये एक भविष्य के तौर पे है ना, हमारा जो वर्क फोर्स है उसको तैयार करने के अंदर ये काम आ रहा है। और जैसे मतलब मान लो कि आपको है ना, जैसे मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश से संबंधित है ना कोई आर्टिकल आए ना, तो उसके अंदर ना ये चीज आप लिख सकते हो कि हमारे जो स्किल वाले हैं, तो वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप थी उसके अंदर ना भारत के इतने प्रतियोगी थे वो गए थे। इस तरीके से आप इसको मतलब जो एग्जाम्पल के तौर पे ना वो लिख सकते हो इसको, ठीक है। और स्किल इंडिया मिशन के संबंधित कोई आए तो उसके अंदर भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। अभी क्या है कि काफी दिनों से है ना ये आर्टिकल है, ये बहुत ज्यादा आ रहे थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी है ना, वहाँ पे काफी सारे है ना आर्टिकल आ रहे थे। और मैं देख रहा था कि उनको ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मेरे को कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसे लगा नहीं। मुझे लगा कि जब ये समाप्त होगा ना, जो मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसके संबंधित एक आर्टिकल मैंने पहले करवा दिया था। लेकिन अब क्या है कि जैसे ये आर्टिकल है, तो अब जिसका समापन हुआ है ना, उस टाइम पे ना कुछ कुछ चीजें हैं मेरे को मिली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसके है ना हमें गो थ्रू जरूर होना है, ठीक है। तो देख लेते हैं जैसे फिल्म वाला, और इस तरीके से इस बार भी है ना एक कोई वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म टाइप में उसके बारे में है ना पूछा था कि कौन सा अवार्ड मिला था, और ये सब तो हम देख लेते हैं। देखो पहली बात है सिल्वर अवार्ड, ये सिल्वर है मूवी। तो इसको क्या है कि जैसे गोल्डन कॉन्स अवार्ड, गोल्डन कॉन्स अवार्ड है, ये मिला है। ये सिल्वर मूवी है, ये कहाँ की है, पोलिश की है, मतलब पोलैंड की मूवी है ये। और इसको ना ये पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है, सिल्वर मूवी का नाम है। पहली बात है गोल्डन कॉन्स अवार्ड है, ये किसको मिला है, सिल्वर को, ठीक है। फिर उसके बाद में ईरान की मूवी है एक, अंडर द स्नो। देखो स्पेशली आप है ना यूपी पीसीएस, आरएएस, जो पीसीएस की एग्जाम है, यूके पीसीएस, बिहार पीसीएस, इनके लिए आप ध्यान ध्यान देना है इसको ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंडर द स्नो है, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु पुरस्कार है ना, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा पुरस्कार वो इसको मिला है, ठीक है। स्मॉल क्लाउड्स को भारत की सर्वश्रेष्ठ लघु कथा के रूप में, एक स्मॉल क्लाउड्स है, ये इंडिया की है। ये तो है ईरान की, तो ईरान की फिल्म है अंडर द स्नो। और ये है बाहर की पोलैंड की, ये पोलिश है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में ये है स्मॉल क्लाउड्स, ये इंडिया की है, और इसको क्या है भारतीय लघु कथा के रूप में ना इसको मिला है। उसके बाद में जो पोलिश फिल्म है ये हो गया, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए सिल्वर कॉन्स, जो गोल्डन कॉन्स है ये अवार्ड ही होते हैं, गोल्डन कॉन्स, सिल्वर कॉन्स, तो ये तो है ना इसको सिल्वर मूवी को मिला है। गोल्डन कॉन्स है सिल्वर को मिला है, ये याद रखना है आपको। और जैसे मतलब सिल्वर कॉन्स है और वो मिला है अंडर द स्नो, इस मूवी को मिला है, ये शॉर्ट फिक्शन मूवी है, ठीक है। और मायाद सॉन्ग, ये एनिमेशन की मूवी है, इन दो चीजों को मिला है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। ये बहुत सारी बाकी छोटी छोटी मूवीज हैं, सिल्वर कौन सा ना इन्होंने भी जीता है, ये वाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है एक, ये इंडिया की है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, उनके अंदर ये वाली है। तो एक बार है ना आप गो थ्रू हो जाना, बस ज्यादा है ना, मतलब नोट वगैरह नहीं करोगे तो भी चलेगा, यदि आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो, वरना आप कर लेना पीसीएस वाले। अब क्या है, राष्ट्रीय थीम से जुड़ा पुरस्कार है ये, लास्ट द शेल्टर को प्रदान किया गया है, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म है ना, इसका पुरस्कार लास्ट शेल्टर इसको मिला है, ठीक है। ये राष्ट्रीय थीम के ऊपर है। फिर उसके बाद में कला संस्कृति के अंदर किसको मिला है, वाई मूवी को मिला है। जो मेन मेन पुरस्कार थे वो मैंने ऊपर बता दिए, ठीक है। और ये है जो भारत के पुरस्कार हैं वो इसके अंदर है, जो लास्ट वाली जो स्लाइड थी ना उससे संबंधित है ये वाई है, तो ये कला और संस्कृति के अंदर ना एक इसको मिला है। उसके बाद में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय है, तो ये सिल्वर वाला ये मैंने बता दिया आपको, बाकी ठीक है। बस ये है ना, ये कुछ फैक्ट थे वो आप देख लेना। अब इसके अंदर भी है, जैसे मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए ना भारती और बीबो, इनका वर्ल्ड प्रीमियम है ना इस तरीके से आयोजित किया गया है, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। भारती और बीबो। अब इसके अंदर मेरे को क्या लगा कि जैसे भारती बीबो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन क्या है कि भारत की जो महान महिलाएं थी उनके है ना जो एनिमेटेड मूवीज वगैरह है, तो उनको है ना इसके अंदर प्रदर्शित किया गया था। तो हम क्या है कि जैसे मतलब 4 महिलाओं के नाम है, उनसे संबंधित है ना थोड़ा थोड़ा नाम देख लेते हैं कि इनके बारे में, इसके अंदर जो पीआईबी आर्टिकल के अंदर है उतना ही देखेंगे हम, ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्या है कि अहिल्याबाई होलकर के बारे में है, जो मराठा रानी थी, वैसे ये चंदेल रानी थी वैसे तो, और मराठा के अंदर इनकी शादी हुई थी, ठीक है। फिर जैसे अहिल्याबाई होलकर हैं तो ये इंदौर के शाही परिवार से थी, नहीं ये थे शायद रानी दुर्गावती है, ये चंदेल रानी थी। तो इंदौर के शाही परिवार है, उनसे आगे बढ़ के कर्तव्य पालन के लिए किया उन्होंने दर्शाया, और इसमें महिलाओं के पालन पोषण के रूप में ना इनको दर्शाया गया है। उनकी सास ने ना उन्होंने सशक्त रूप में नेतृत्व किया था। इन्होंने क्या किया था, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ना उसके निर्माण में योगदान दिया था इन्होंने, ठीक है। ये ध्यान रखना अहिल्याबाई होलकर के बारे में।
उसके बाद में रानी दुर्गावती हैं, तो दुर्गावती हैं तो उन्होंने जैसे मतलब अकबर है तो उनके खिलाफ है ना रेबिलियन किया था, और उस टाइम पे मतलब विरोध किया था। तो उस टाइम पे क्या है कि जैसे अकबर और उनके सेनापति थे, तो उनका ये कहना था कि ये तो महिला है तो ये क्या कर लेगी, तो है ना इनको ऐसे ही कर देते हैं। फिर जब है ना वो लड़ी मैदान के अंदर, तो तब उनको पता चला, रणभूमि में लड़ी तो उस टाइम पे पता चला कि ये औरत है तो ये ना कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन रानी के दृढ़ संकल्प ने उन्हें उनकी शक्ति स्वीकार की, और वो लड़ते हुए ना उस टाइम पे शहीद हो गई थी। ठीक है, तो ये रानी दुर्गावती के बारे में है। और उनके नाम पे जैसे जबलपुर के अंदर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है, ये लिखा हुआ है, कोई वैसे काम का नहीं है हमारे लिए। अब ये दो हैं, जैसे मतलब रानी एक रासमोनी है, रानी रासमोनी, ये कोलकाता की ना समाज सुधारक थी। तो इन्होंने क्या है कि जैसे मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर है तो उनके साथ में मिलके जो बाल विवाह है तो उनके खिलाफ भी इन्होंने है ना लड़ाई लड़ी थी समाज के अंदर जाके। और फिर उसके बाद में इन्होंने एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, जिसके जो रामकृष्ण परमहंस है ना, वो इसके अंदर है ना जैसे मतलब संत थे, तो उनका ना इसका संस्थापन है ना ये इन्होंने किया था। नाम क्या है, रानी रासमोनी। ठीक है, तो वहां के जो पुजारी थे उन्होंने विरोध किया था उस टाइम पे कि ना जैसे मतलब किसी महिला के द्वारा स्थापित मंदिर के अंदर हम पूजा नहीं करेंगे, उनका ये कहना था। ठीक है, तो उन्होंने भी काफी वेदनाएं झेली थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद में सालू मर्दा थिमक्का, ये कर्नाटक की है ना पर्यावरणविद है, और इनको पद्मश्री मिला हुआ है। और इनको जैसे मतलब ये मतलब इनके बच्चे वगैरह ये नहीं थे, खुद है ना अंगूठा छाप टाइप में थी, लेकिन फिर भी है ना इन्होंने लगभग मतलब हर साल शायद है ना 100 पेड़ लगाने का इस तरीके से इन्होंने लक्ष्य रखा था, और पूरा है ना एक जंगल टाइप में इस तरीके से बना लिया था, इसलिए इनको पद्मश्री भी मिला था। ठीक है, तो सैकड़ों पेड़ पेड़ लगाए उन्होंने, और उनके बच्चों की तरह ना उनका लालन पालन किया था, उन्होंने पालन पोषण किया था। ठीक है, तो इनका नाम है ना आप कहीं भी जो मतलब केस स्टडी वगैरह होती है वहां पे कोट कर सकते हो, सालू मर्दा थिमक्का, ये कर्नाटक की हैं। तो इन चार के बारे में है ना वो मतलब उस फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक एनिमेटेड मूवी वगैरह इस तरीके से बना रखी थी उन्होंने। अब देखो अगला आर्टिकल है ना, ये पीआईबी बैकग्राउंडर का है, ये 21 तारीख की न्यूज़ थी, अभी तक भी हमने ऊपर की है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा है, तो उसमें जैसे मतलब आपको पता है कि जैसे हमारे जो सतीश धवन थे या फिर है ना विक्रम साराभाई थे, तो ये सब है ना जैसे आपने वो देखा था कि रॉकेट को है ना गाड़ी के ऊपर या बैलगाड़ी के ऊपर लेके जा रहे हैं उनको असेंबल करने के लिए, तो दुनिया उस टाइम पे हंसती थी। लेकिन आज है ना हम किस तरीके से अंतरिक्ष के अंदर है ना कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब पीएसएलवी जीएसएलवी एएसएलवी इस तरीके से अलग अलग है ना हम नेक्स्ट जनरेशन वाले भी कर रहे हैं। और अब क्या है कि जैसे विदेश है मतलब जो मतलब फॉरेन कंट्रीज हैं तो वो भी है ना अपने जो प्रक्षेपण या मतलब उपग्रह वगैरह है तो वो भेजने होते हैं तो ना हमारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएसएलवी की है ना इतनी अच्छी है ना इमेज बन चुकी है इस वजह से। तो भारत की अंतरिक्ष यात्रा है तो इससे संबंधित पीआईबी बैकग्राउंडर की बहुत बड़ी न्यूज़ है, उसको हम एक साथ में आज कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो पहली बात तो है इंडिया के मेजर स्पेस माइलस्टोन है ना वो कौन कौन से थे। ठीक है, जैसे 2014 के अंदर हमने मंगलयान भेजा, फिर उसके बाद में 2015 के अंदर, यदि आपको दिख रहा है यहाँ पे वरना मैं बोल बोल के बता देता हूँ। ठीक है, 2015 के अंदर है ना हमने एक क्रायोजेनिक इंजन है जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है तो उसका निर्माण कर लिया था। उसके बाद में 2017 के अंदर हमने 104 सैटेलाइट है ना जो पीएसएलवी C-37 था उसके द्वारा हमने भेजा था। तो उस टाइम पे है ना ये सबसे ज्यादा थे, एक कोई सैटेलाइट है मतलब एक यान है प्रक्षेपण यान है उससे भेजने वाले। फिर उसके बाद में 2018 के अंदर ये क्या है कि पोर्ट अबोर्ट टेस्ट होता है। ठीक है, वो हमने किया था कि मतलब जैसे मतलब वहां से निकल के जैसे मतलब वापस आ रहा है, री लॉन्च व्हीकल होता है तो वहां से है ना अबोर्ट करने वाला, तो वो टेस्ट है तो वो हमने कर लिया था क्रू एस्केप करने के लिए। फिर 19 के अंदर चंद्रयान 2, फिर उसके बाद में अक्टूबर 2022 के अंदर LVM है तो वो लॉन्च किया था हमने। ठीक है, और वन वेब सेटेलाइट है वो लॉन्च किया। फिर चंद्रयान 3 है, टू थोड़ा मतलब पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था इसलिए हमने 2023 के अंदर। फिर एक्सपोसैट है, फिर आदित्य L1 मिशन है। इस तरीके से ये सारी चीजें हैं वो हम एक एक करके देखने वाले हैं, हालांकि वो सिर्फ बाई पासिंग रेफरेंस है इसके अंदर। तो 100 लॉन्च हो गए SDSC मतलब श्री और हरिकोटा से 2025 के अंदर ना 100 लॉन्च कर दिए थे हमने। फिर स्पाडेक्स मिशन हो गया, फिर निसार हो गया, LVM-3 हो गया, इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं। तो वो हमने मेजर हमारे माइलस्टोन है वो ईयर वाइज है ना यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में जो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है वो ये मतलब स्टार्टअप वगैरह के इंकरेज करने के लिए भारत के अंदर जैसे मतलब स्पेस इन है, ठीक है इन स्पेस है सॉरी, तो ये सब है तो वो कौन कौन से हैं वो सब है ना इसके अंदर एक साथ में दे रखे हैं। तो आप पॉज करके या फिर ना उसके अंदर आप लिख देना। ठीक है, नोट्स बनाओ तो उस टाइम पे आप एक साथ में लिख सकते हो इनको। तो चलो आज आर्टिकल के अंदर चलते हैं कि भाई अंदर क्या लिखा हुआ है। और देखो पहली बात है कि मतलब
चंद्र अन्वेषण के लिए हमने 3 है ना एक साथ के अंदर भेजे थे। चंद्रयान 1 था, एक साथ में नहीं, अलग अलग भेजे थे। चंद्रयान 1 था तो वो पानी की खोज वगैरह उसके अंदर हमने सफलता पाई थी। फिर उसके बाद में जैसे चंद्रयान 2 था, तो वो जैसे विक्रम लैंडर वगैरह हमने वहां पे भेजा था। तो उससे क्या है कि मिट्टी के साक्ष्य वगैरह ये हमें पता लगे। लेकिन वो क्या है कि जैसे मतलब हम लैंड नहीं कर पाए थे जो साउथ पोल पे। तो उस टाइम पे फिर उसके बाद में चंद्रयान 3 है तो वो भेजा हमने। तो चंद्रयान 3 है तो उसके अंदर क्या है कि विक्रम लैंडर है तो उसने 69.3 डिग्री यहाँ पे है ना दक्षिणी अक्षांश पे, दक्षिण ध्रुव पे ना हमने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। और भारत है ना दक्षिण ध्रुव पे जाने वाला पहला देश बन गया था और चंद्रमा पे जाने वाला चौथा हो गया था। ठीक है, तो आगामी मिशन कौन कौन से हैं हमारे, जैसे चंद्रयान 4 है, ये 2027 के अंदर है ना हम लॉन्च करने वाले हैं। तो चंद्रमा से हम साक्ष्य वगैरह लेके आएंगे, मिट्टी के नमूने वापस है ना पृथ्वी के वापस लाने का ना हमारा प्लान है चंद्रयान 4 से। और चंद्रयान 5 है, ठीक है, लूनार मिशन 5 है। तो ये क्या है कि जैसे मतलब ये इसको हम जापान के साथ में ना मिलके कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, लूपेक्स मिशन है, ठीक है, या पढ़ते ही हो, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो ये जापान के साथ में मिलके हम कर रहे हैं और वहां पे जैसे मतलब पानी की इसकी खोज वगैरह करनी है तो उसके लिए है। और जो छाया वाला क्षेत्र है ना तो वहां पे जाके इनकी खोज करेंगे। मतलब जहाँ पे है ना लाइट नहीं आती, आधा हिस्सा है तो वो लाइट में रहता है, आधा नहीं रहता है, तो छाया वाला क्षेत्र है, वहां पे जाके ना हम जल और वाष्पीकरण के ना पदार्थों की खोज वगैरह करेंगे। अब उसके बाद में मंगल और दूसरे ग्रहों पे कौन कौन से हैं, जैसे मंगलयान है तो हमने 2014 के अंदर, आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी, तो किस तरीके से है ना हम पहली बार के अंदर ही वहां पे पहुंच गए थे। फिर उसके बाद में शुक्र मिशन है, वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये दोनों चीजों के बारे में बता रखा है। तो हम क्या है कि जैसे मतलब जैसे भारत है, अमेरिका है और रूस है। इन मतलब अमेरिका, रूस और सॉरी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो इन तीन के बाद में भारत चौथा देश बन गया है जो मंगल पे पहुंचने वाला। चाइना भी नहीं है इसके अंदर। फिर शुक्र ऑर्बिटर मिशन है, मतलब विनस है, तो इसके लिए भी हम 2028 के अंदर ना प्रक्षेपित करने वाले हैं। तो वहां की जो संरचना है, सतह है, वायुमंडल कैसा है, वो सब है ना हम देखेंगे। अब इसके बाद में सौर और खगोल विज्ञान मिशन। सौर मिशन के लिए आपको पता है कि आदित्य L1 है जो लैंग्रेज पॉइंट है वहां पे 1 है, लैंग्रेज पॉइंट 1 है, तो वहां पे हमने प्रक्षेपित कर दिया है। और वो जो सौर रेडिएशन टाइप में होती हैं, तो कोरोना के अंदर वहां पे है ना हम अध्ययन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, ये L1 पॉइंट होता है, इसके बारे में आप साइंस टेक के अंदर पढ़ते हो कि L1 L2 जो मतलब गुरुत्वाकर्षण वगैरह है ना वहां पे जैसे मतलब ऑर्बिट अच्छे से कर सकें, इस तरीके से ये लैंग्वेज पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो सूर्य की जो कोरोना है उसका अध्ययन अध्ययन करना है, सौर वायु और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना है ना, जो इसका आदित्य L1 का मिशन था। उसके बाद में एस्ट्रोसेट है और एक एक्सपोसेट है, कि मतलब ये अंतरिक्ष के अंदर जाके वहां पे है ना हमने इनको स्वदेशी तरीके से, एक जैसे दूरबीन टाइप में होती है, यहाँ पे क्या है कि जैसे मतलब हम पृथ्वी पे यदि दूरबीन लगाते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे एक्सरेज वगैरह दूसरी जो रेज होती हैं तो वो है ना वो बीच के अंदर आ जाती हैं, इसलिए सही से गणना नहीं कर पाते कि हम क्या क्या मतलब खगोलीय घटनाएं उनको अच्छे से नहीं देख पाते। इसलिए क्या है कि एक्स्ट्रोसेट है और एक्सपोसेट है, इनको हमने लॉन्च किया था। तो ये एक्स्ट्रोसेट है तो इसको 10 साल हो चुके हैं 2025 के अंदर, और एक्सपोसेट है ये 2024 के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी वेवलेंथ है उनका अध्ययन करता है, ये अंतरिक्ष वेधशाला है ये। और ये भी इसी तरीके से है एक्सरे खगोल विज्ञान के अंदर। उसके बाद में तकनीकी छलांग हमने क्या लगाई, एक तो स्पाडेक्स मिशन है। स्पाडेक्स मिशन आपको पता है कि मतलब ट्रेन के जिस तरीके से डब्बे जोड़ते हैं उसी तरीके से जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष के अंदर एक से दूसरे के जोड़ने के लिए ना स्पाडेक्स मिशन है, तो इसके अंदर हमने सफलता पा ली थी। तो भारत डॉकिंग सिस्टम है उसका सफल विकास कर लिया हमने। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अमेरिका, रूस और चीन है ना, उसके बाद में भारत चौथा देश बन गया स्पाडेक्स मिशन के तहत। उसके बाद में है मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष स्टेशन। मतलब अंतरिक्ष स्टेशन है तो आपको पता है कि जैसे गगनयान मिशन है तो वो अभी लॉन्च होने वाला है। तो उसके लिए जैसे मतलब हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं तो वो वहाँ पे गए थे। उसके बाद में जैसे मतलब 3 भारतीय हैं इसके अंदर, क्या है गगनयान के अंदर 3 भारतीय होंगे और 3 है ना दिन के लिए अंतरिक्ष के अंदर रहेंगे, और वो भी कहाँ पे, 400 किलोमीटर की दूरी पे। ये जो मैंने रेड लाइन में लिखा हुआ है रेड कलर के अंदर, तो वो आपको नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में शुभांशु शुक्ला है तो उन्होंने वहां पे गए थे, और एक्सियम 4 है मिशन है, ये इसरो और नासा का है ना मतलब कंबाइंड मिशन था। तो वहां पे जाके उन्होंने ना अंतरिक्ष की यात्रा के लिए एक साथ साथ है ना माइक्रोग्रेविटी टाइप में ऐसे टेस्ट वगैरह किए थे। तो मतलब बैक्टीरिया वगैरह और ये सब है ना अंतरिक्ष में किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके लिए माइक्रोग्रेविटी मतलब आप समझते हो कि मतलब जीरो ग्रेविटी टाइप में, कि ग्रेविटी की है ना बिल्कुल नहीं होती, जैसे अंतरिक्ष के अंदर नहीं होती उसी तरीके से। तो ये एक्सियम 4 है, तो इसके अंदर है ना हमारे शुभांशु शुक्ला है, वो गए थे 2025 के अंदर। फिर तो इसमें क्या है कि ये 3 दिन 3 लोग जाएंगे और 400 किलोमीटर के लिए। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये भी हम करने वाले 2047 तक का ना हमारा लक्ष्य है
स्पेस विजन है 2047 है, उसके तहत है। और हम क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट है, जैसे मतलब लो अर्थ ऑर्बिट आपको पता होना चाहिए कि 200 से लेके 2000 मीटर तक है ना लो अर्थ ऑर्बिट होता है। तो वहां पे है ना हमने इसको लॉन्च करने की बात की कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वो हम करेंगे। और उसके बाद में जैसे 2028 तक है ना हम जो पहला जो मतलब मॉड्यूल है उसको वहां पे भेज देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है। उसके बाद में निजी क्षेत्र की भागीदारी और व्यवसायीकरण, कि निजी क्षेत्र है तो वो भी काफी ज्यादा अभी भागीदारी हो चुकी है। जैसे मतलब इसके अंदर क्या है कि हमने जैसे एफडीआई वगैरह है तो वो ज्यादा कर दी है। तो 74% है ना वो एफडीआई है। तो उपग्रह निर्माण है, जो मतलब हम सैटेलाइट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि 74% है वो ऑटोमेटेड रूट से, स्वचालित रूट पे है ना हम इस तरीके से 74% है एफडीआई आ सकती है। उसके बाद में 100% है वो एफडीआई है, तो वो क्या है जो उपग्रह के निर्माण के घटक हैं उनके लिए हो सकता है। और मतलब 74% तो निर्माण और संचालन के लिए है। और निर्माण के लिए निर्माण घटक हैं उनके लिए 100% है, संचालन नहीं कर सकते हैं, इसमें 74% ही है। फिर 49% है जो प्रक्षेपण यान है, जो मतलब रॉकेट वगैरह ये सब होती है, तो उसके अंदर 49% है वो एफडीआई हमने अलाउ कर दी है। तो ये तीन तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 74, 100 किस में और 49 किस में, ये आपको ध्यान में रखना है, नोट्स में भी उतारना है। फिर उसके बाद में इन स्पेस है 2022। ठीक है। ये हमने किया, एनएसआईएल है इसकी स्थापना की। इससे क्या है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा मजबूत हुआ है, जो मतलब अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो मजबूत हुआ है। जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जैसे 400 स्टार्टअप है वो हो चुके हैं इसके अंदर, स्पेस सेक्टर के अंदर। काफी बार आता रहता है वो 400 वाला तो डेटा। अब क्या है प्रक्षेपण क्षमता, प्रक्षेपण क्षमता है कि जैसे हम पीएसएलवी, एलवीएम, उसके अलावा जीएसएलवी, इस तरीके से ना काफी सारे हैं। तो इनके लिए क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट है ना उसके अंदर तो हम 10 टन तक की है ना हमने क्षमता स्थापित कर ली है, कि 10 टन है वो हम लो अर्थ ऑर्बिट तक भेज सकते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट मैंने बता दिया आपको 200 से लेके 2000 किलोमीटर तक। उसके बाद में जीटीओ, ये क्या होता है कि जैसे ट्रांसफर ऑर्बिट होता है तो ये लगभग 36,000 के समथिंग होता है, ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, 36,000 है वैसे तो ये। ट्रांसफर ऑर्बिट है तो थोड़ा सा नीचे होता है उसके लिए। तो जीटीओ है तो ये है 4.2 टन। यहाँ तक का पेलोड है ना हम मतलब अंतरिक्ष के अंदर भेजने की है ना हमारी क्षमता हो चुकी है इनके थ्रू, पीएसएलवी, जीएसएलवी, जी एलवीएम, इनके थ्रू। फिर अगला है एनजीएलवी, नेक्स्ट जनरेशन है ना जो ये लॉन्च व्हीकल है उनके लिए है कि जैसे लो अर्थ ऑर्बिट है ना इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट लेवल वाले होते हैं तो उसके अंदर क्या है कि 30 टन तक है ना हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेज पाएंगे इससे। एनजीएल भी है तो इसका विकास चल रहा है अभी। फिर अब आरएलवी है, मतलब री लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे मतलब अंतरिक्ष के अंदर जाके और फिर उसके बाद में वापस आने की जो है ना तकनीक है वो भी हमने मतलब डेवलप कर ली है। उसका प्रक्षेपण वगैरह मतलब प्रेक्षण है ना वो कर लिया है हमने, परीक्षण कर लिया है, सॉरी प्रेक्षण कह रहा हूँ। तो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे के लिए जैसे मतलब एक कुलशेखरपट्टिनम है, ये तमिलनाडु के अंदर है, कुलशेखरपट्टिनम, शेखरपट्टिनम। ठीक है। तो ये स्पेस पोर्ट है ना इसका विकास किया जा चुका है। जैसे पहले क्या है कि श्रीहरिकोटा के अंदर ही था, तो अब ये दूसरा है यहाँ पे कुलशेखरपट्टिनम। फिर जैसे श्रीहरिकोटा है तो इसके अंदर प्रक्षेपण यान की तीसरा पैड है ना वो भी लॉन्च कर दिया है, तो मतलब वहां पे है ना स्थापित कर चुके हैं, दो बाकी भी वही है। ठीक है, श्रीहरिकोटा के अंदर ही है प्रक्षेपण वाले भी। और स्पेस पोर्ट है ये कुलशेखरपट्टिनम के अंदर है, कुलशेखरपट्टिनम। अब ये है विक्रम 3201। ये क्या है कि एक जैसे मतलब कंप्यूटर वगैरह है तो उसका एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो उसका विकास कर लिया है हमने, तो उसका नाम है विक्रम 3201। मतलब ये 32 बिट है ना जो स्पेस माइक्रो प्रोसेसर है तो उसका विकास कर लिया कि जैसे मतलब वहां पे क्या है कि जैसे पृथ्वी से लेके हम स्पेस के अंदर जैसे कंप्यूटर वगैरह इस तरीके से लेके जाते हैं तो क्या होता है कि मतलब वो है ना ब्लास्ट हो जाते हैं, तापमान इतना सहन नहीं कर पाते, या फिर ना वो ग्रेविटी वगैरह नहीं होती, तो दाब वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि वो सहन नहीं कर पाते थे। तो 16 बिट वाला तो हमने स्वदेशी तरीके से कर लिया था, 16 बिट का। लेकिन उसके अंदर क्या है कि जो मतलब स्पीड वगैरह थी ये सब है ना इतनी अच्छी थी। अब 32 बिट वाला है ना वो हमने अभी स्वदेशी तरीके से इसको डेवलप कर लिया, उसका नाम रखा है विक्रम 3201, जो कंप्यूटर की माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, जो हम स्पेस के अंदर कंप्यूटर ले जाएंगे उसकी चिप होती है ये। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो आगे चलते हैं। देखो, नाविक है, नाविक के बारे में आप जानते हो कि ये स्वदेशी उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, 1500 किलोमीटर है। एक बार यूपीएससी के अंदर शायद 2017-18 के समथिंग ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नाविक के बारे में। तो 1500 किलोमीटर का जो एरिया है तो वहां पे ना अपनी जो सेवाएं हैं वो देता है ये नाविक है। फिर उसके बाद में स्पेस के लिए और क्या कर रहे हैं, जैसे आपदा प्रबंधन के लिए ना हमने नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, एनडीईएम, एनडीईएम 5.0।
तो इससे क्या है, जैसे चक्रवात है, बाढ़ है, तो उसकी है ना पूर्व सूचना टाइप में इस तरीके से मिल जाएगी हमें। तो ये आपदा प्रबंधन के लिए स्पेस सेक्टर है, वो काम आ रहा है हमारे। मछुआरों के लिए भी है ना, हमने जैसे मतलब मत्स्य क्षेत्र है, तो उसके अंदर जैसे कोई सुनामी टाइप में आने वाली है, तेज हवाएं हैं, चक्रवात वगैरह आने वाला है, तो उसकी है ना पहले सूचना दी जाती है। तो संभावित मत्स्य क्षेत्र हैं उनको सलाह दी जाती है। और संकट चेतावनी ट्रांसमीटर इस तरीके से है ना, वो एरिया जो मतलब समुद्री एरिया है, तो वहां पे लगा दिए जाते हैं ये, तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे मतलब पीएम ई विद्या है, जो सेटेलाइट वगैरह है उसके द्वारा, ठीक है, तो मतलब फ्री है ना, जो एजुकेशन वाले वीडियोस होते हैं वो पीएम ई विद्या के थ्रू। फिर जो टेलीमेडिसिन है, वो उनके नोट्स वगैरह सुदूर क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन पहुंचाने के लिए भी क्या है कि जैसे मतलब ये स्पेस सेक्टर है वो काम आता है। और बाद में ये G-SAT-15 और साउथ एशिया सेटेलाइट आपको पता है कि कौन सा है, जैसे मतलब ये सार्क कंट्रीज थे, तो उनके लिए भारत ने एक अलग से है ना ये GSLV भेजा था, और ये सेटेलाइट भेजी, G-SAT 15 भेजा था। और उससे क्या है कि जैसे G-SAT 9 है, सॉरी, ये G-SAT 15 अलग है, ये तो पीएम ई विद्या के लिए है, ठीक है। और ये G-SAT 9 है, ये भेजा था सार्क कंट्रीज के लिए। उसके बाद में क्या है, पाकिस्तान उससे निकल गया, तो इसलिए क्या है कि इसको नाम चेंज करके और साउथ एशिया सेटेलाइट नाम कर दिया था इसका। तो ये हमने लॉन्च किया कि मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ना हम जैसे मतलब एक दक्षिण एशिया के अंदर ना सहयोगात्मक कर रहे हैं, और सॉफ्ट पावर वगैरह इस सब चीज़ों के अंदर आप ये सब लिख सकते हो। बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे भुवन है, आप ये बात इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। मोस्टडेक है, ये भी है ना इस एक तरीके से मतलब जो महासागर है और जमीन है, तो उसका ना जो एरिया है, तो उसकी है ना वो कवर करता है कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन टाइप में इस तरीके से देने का काम करता है ये। फिर मोस्टडेक है और वेदाज है, ये जैसे प्लेटफॉर्म है, जियो पोर्टल्स हैं ये, तो ये सुशासन के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक पोर्टल और था जैसे मनरेगा के अंदर काम आता है, वो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, वो मैं बता चुका हूँ पहले। अब विदेशी उपग्रह कौन कौन से, हम विदेशों के साथ में ना कौन कौन से काम साथ में कर रहे हैं मिलके। तो जैसे देखो, यूएसए के साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसरो और नासा के लिए हम क्या कर रहे हैं, निसार प्रोग्राम चल रहा है हमारा, नासा और इसरो का अपर्चर रडार है ये। तो ये 2025 के अंदर हो गया था, जो मतलब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, तो उससे निपटने के लिए निसार मिशन था। उसके बाद में तृष्णा, ये तृष्णा किसका है, इंडिया और फ्रांस का है ये, इंडिया और फ्रांस का है, जो हाई रिजोल्यूशन के है ना थर्मल इमेजिंग होती है, तो मतलब जो थर्मल जैसे मतलब तापमान टाइप में इस तरीके से ना इमेज वगैरह डाली जाती है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हमारे क्लाइमेट वगैरह इस तरीके के कामों के अंदर ज़्यादा आते हैं काम। या फिर ना जैसे मतलब जो खनिज उत्खनन है, तो उसके अंदर भी काम आती हैं चीज़ें। तो ये हाई रिजोल्यूशन के थर्मल इमेजिंग प्रदान करता है ये किसका है, तृष्णा, भारत और फ्रांस का, मतलब इसरो और फ्रांस का हो गया। उसके बाद में ल्यूपेक्स मिशन है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, चंद्रयान है जो 5वां है, तो वो इनके साथ में भेजा जाएगा, ये जापान के साथ में है। फिर इसरो और रूस ने मिलकर गगनयान मिशन है, तो इसके अंदर हमने एक साथ में काम किया है, जो अंतरिक्ष यात्री है उनका प्रशिक्षण वगैरह है, तो वहाँ पे हुआ है। फिर बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे क्या नाम था इसका, G-SAT 9 था, तो वो हमने भेजा है बिम्स्टेक के लिए, नहीं है वो सार्क के लिए है, सॉरी, बिम्स्टेक के लिए अलग है, कि इसमें क्या है कि अंतरिक्ष एप्लीकेशन है और आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग को नेतृत्व कर रहा है ये, ठीक है, पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत। इसमें वैसे आगे भी लिखा हुआ है ये बिम्स्टेक के बारे में, कि बिम्स्टेक के अंदर साथ में हम कॉपरेशन कर रहे हैं, कि मतलब अंतरिक्ष के लिए है ना उनको कुछ डेटा वगैरह चाहिए, तो वो है ना हम आदान प्रदान करते रहते हैं, भारत करता है। उसके बाद में एक्सियम 4 है, एक्शियम 4 है, तो ये क्या है, मिशन है गगनयान की तैयारी के लिए। जैसे मतलब इसके बारे में बता चुका हूँ कि है ना शुभांशु शुक्ला है, तो उन वो गए थे नासा के अंदर, ये शुभांशु शुक्ला, स्पेस एक्स ड्रैगन है, देखो ये फाल्कन 9 है, इनके द्वारा भेजा गया था। स्पेस एक्स ड्रैगन है, तो इसमें यात्रा की थी इन्होंने, और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण है, जो माइक्रो ग्रेविटी है, उसके अंदर इन्होंने प्रयोग किए थे, जैसे मांसपेशियों का पुनर्जनन, फिर शैवाल की वृद्धि, फसल की उपयुक्तता, अंतरिक्ष में साइनोबैक्टीरिया का व्यवहार, इस तरीके से काफी सारी चीजें थी, तो उन पे ना इन्होंने शोध किया था, ये वापस आ गई ये चीज। फिर बिम्स्टेक के लिए क्या किया है कि जैसे मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये स्थापित किया है, ठीक है। तो इनके लिए एप्लीकेशन और उपग्रह प्रौद्योगिकी है, तो उनका जो विशेष प्रशिक्षण है वो संचालित करता है भारत है, तो उनके लिए ना एक विशेष है प्रशिक्षण जारी करता है, चलाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया, भारत में जलवायु ये कोई काम का नहीं है। फिर भारत रूस के अंदर क्या हो रहा है वो सेम ही है। हाँ, तो सबसे पहले देखो 1975 के अंदर है ना सोवियत संघ था, तो उस टाइम पे हमने है ना जैसे मतलब राकेश शर्मा को भेजा था, है ना, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था उस टाइम, उससे पहले तो आर्यभट्ट का हो गया। फिर सोयूज T11 है, उसके तहत राकेश शर्मा जी को भेजा था। और उसके बाद में आज गगनयान के साथ में हम काम कर रहे हैं, ग्लोनास है, तो वो हमारे या नाविक है, ये दोनों उपग्रह हैं, तो नेविगेशन है ना हमारा अच्छा हो चुका है, हेल्प की थी इसने।
रशिया ने। तो रशिया के साथ में आप यदि लिखना चाहो तो अंतरिक्ष सेक्टर के अंदर तो ये सारी चीजें लिख सकते हो। रूस के साथ में, फ्रांस के साथ में, जापान के साथ में, ये सब के साथ में आपने देख लिया है। ठीक है। फिर नाविक है, नाविक का वैश्विक विस्तार है, तो जैसे मतलब दक्षिण अफ्रीका है ना, उसके साथ में हम समझौता किया है कि जो नेविगेशन प्रणाली है तो वहां तक भी विकसित की जाए कि मतलब है ना, नाविक का यूज है ना वहां पे भी हो सके। इसके लिए साउथ अफ्रीका के साथ में हमने समझौता किया है। साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। फिर ये KU बैंड प्रोसेसर वगैरह ये सब है, आप एक बार है ना इसके अंदर यदि, ये पुरानी चीजें हैं काफी, आप साइंस टेक के अंदर इसको पढ़ते ही हो। अब जो ये अगला आर्टिकल है, ये नाफेड है, नाफेड के ऑक्शन पोर्टल है नेफेक्स इन, इसका शुभारंभ किया है। जैसे आप देखते हो कि मतलब किसान वगैरह होते हैं, तो वो क्या है कि जैसे अपनी फसल है, जो दाल है, तिलहन है, इसका उत्पादन करते हैं, और फिर उसके बाद में खेतों के अंदर जाते हैं, मतलब खेतों से बाजार के अंदर जाते हैं। तो उनका क्या है कि मतलब जो फसलों का दाम है वो इतना नहीं मिल पाता, और बिचौलिए हैं वो बीच के अंदर ज्यादा खा जाते हैं। तो अब क्या है कि जैसे नाफेड है, नाफेड जैसे मतलब जो MSP वगैरह पे है ना, आपको दालों का इस तरीके से कंजम वो करना होता है, प्रोक्योरमेंट करना होता है ना, तो उस टाइम पे नाफेड है ना काम करता है। जैसे मतलब उसको प्राइस सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको जैसे मतलब जितने दाम है किसी फसल के उतने नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्राइस सपोर्ट सिस्टम है, उसके तहत है ना नाफेड है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट एजेंसी है वो नाफेड ही है। उसके बाद में ये नाफेक्स इन है, तो इसका शुभारंभ किया है कि एक पोर्टल है, इसके ऊपर क्या है कि किसान है तो वो मतलब अपना जो दाल है, तिलहन है, ये जो फसलें हैं, तो उनका है ना सीधा मतलब बेच सकते हैं, मार्केट के अंदर सीधा बेच सकते हैं। बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए नाफेक्स इन है, इसकी शुभारंभ किया गया है। ठीक है। तो मतलब कृषि उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये है। तो नाफेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर छोटी छोटी पहल हो रहे हैं। देखो पहली बात तो ये ऑक्शन पोर्टल है, ये मैंने आपको बता दी कि एक तरीके से ऑक्शन पोर्टल ही हो गया। अब दृष्टि पोर्टल है, ये एक दृष्टि पोर्टल हो रहा है। ये क्या करता है कि जैसे दलहन है ना और तिलहन है, तो इनके जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसके तहत काम करता है कि इन्वेंट्री जैसे मतलब गोदाम के अंदर कितना सामान पड़ा है, उसका मैनेजमेंट है ना इसके तहत किया जाता है, दृष्टि पोर्टल के तहत, कि कितना माल है वो पड़ा है, कौन कौन सी चीजों का, दलहन का और तिलहन का। उसके बाद में ERP पोर्टल है, ये डिजिटली तौर पे ना व्यवस्थित और मजबूत करने के लिए, जो मतलब अंदर के जो कामकाज होते हैं तो उसको डिजिटल करने के लिए ये है ERP पोर्टल है। उनको मतलब एकीकृत तरीके से करता है, जो नाफेड के इनके जो काम होते हैं वो सारे काम। फिर सामाजिक और कल्याणकारी पहल, जैसे नाफेड कल्याण छात्रवृत्ति। अब क्या है कि नाफेड सिर्फ और सिर्फ किसानों की है ना इस तरीके से सहायता नहीं करता कि जो उनकी फसलें हैं तो उनको बाजार के अंदर भेज दो और हमारा काम हो गया। लेकिन उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो किसानों के बच्चे हैं, तो उनको जैसे मतलब शिक्षा वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए उनको छात्रवृत्ति वगैरह भी प्रदान करता है, ये प्रोवाइड करवाता है। तो किसानों के बच्चों की शिक्षा है ना, वो आर्थिक सहायता वगैरह प्रदान करने के लिए है ना ये काम करता है नाफेड। तो ये किसके तहत करता है? नाफेड कल्याण स्कॉलरशिप के तहत। अब इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि विपणन वगैरह, सहकारी संस्थाओं का निर्माण, ये कोई काम का नहीं है। देखो अगला आर्टिकल है, ये राखी गढ़ी है ना, वहां पे मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है कि आपको पता है राखी गढ़ी है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, हरियाणा के अंदर है, ये हिसार के अंदर है। और यहाँ पे क्या है कि जो पूर्व हड़प्पा थी वहां से लेके और जो है ना परिपक्व हड़प्पा का काल है, वहां पर है ना इनके जो निरंतर बसावट के है ना जो अवशेष मिले हैं। और इसके अंदर जैसे बताया गया है कि मतलब आज से जैसे मतलब 5,000 साल पहले भी है ना ऐसी बसावट थी, और वो लगातार है। और जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है तो उससे उसके क्या परिणाम निकले, इससे संबंधित ये आर्टिकल है कि भाई है ना इनके जो अवशेष मिले हैं, कंकाल मिला है, तो इसको भारतीय मनोविज्ञान सर्वेक्षण है, ये कोलकाता के अंदर है, तो वहां पे इनको भेजा जाएगा। और वहां से है ना इसका पता चलेगा कि DNA है ना उनका किस तरीके से मैच कर रहा है, जो आज की जो मतलब साउथ एशिया के जो लोग हैं तो उनके साथ में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब चीजें है ना इसके अंदर की जाएंगी। वैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी है तो वो तो वैसे गलत है ही। तो इसमें क्या है, जैसे मतलब सबसे बड़ी साइट है ये बता रखा है, प्रारंभिक हड़प्पा से लेके ये बता रखा है, जो PIB में दे रखा है उसी को ही बता रहा हूँ मैं, पेपर 1 के अंदर है। ठीक है। तो हालांकि खोज है ना इसकी, जैसे मतलब टीला संख्या इसके अंदर 8 कब्रें खोजी गई थी। तो इसमें क्या है कि जैसे प्राचीन DNA का विश्लेषण, कि मतलब उनका वंश वगैरह क्या है, वो प्रवास करके आए थे या नहीं आए थे, ये सब ना पता किया जाएगा इसके अंदर एंशियंट DNA एनालिसिस के द्वारा। तो उसके अंदर जो हड्डियां वगैरह होती हैं उसके अंदर DNA के जो है ना वो होते हैं दांतों के अंदर, हड्डियों में ये सब है ना DNA पाए जाते हैं, उनसे है ना ये पता लगा लेंगे। फिर उसके बाद में स्टेबल आइसोटोप स्टडी है। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब उनके जो खाने का जो शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, उनकी मोबिलिटी मतलब कितना दूरी तक वो चलते थे या फिर ना कहाँ से आए थे, वो सारी चीजें ना स्टेबल आइसोटोप स्टडी के द्वारा पता चलता है। फिर उसके बाद में अस्थि विज्ञान संबंधी आकलन, इसमें क्या है कि उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनको रोग होते थे या तो कौन से रोग होते थे, ये सारी चीजें ना इन 3 स्टडी से पता चलेगा। और उनका पर्यावरण के साथ में है ना
इंटरेक्शन किस तरीके से था, वो भी इसके बारे में पता चलेगा, ये जो स्टडी अभी करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यही था। आगे चलते हैं। अब अगला क्या है कि ये दिशा 2.0 है, इससे संबंधित आर्टिकल है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, दिशा ऐप थी उसके बारे में। अब क्या है कि इसमें एक 2.0 आ गया है ये। तो पहले देखो, पहली बात है कि दिशा है तो ये मतलब एक फ्री जो मतलब न्याय सहायता होती है, जो आर्टिकल 39A है, तो उससे संबंधित है। तो सरकार क्या है कि मतलब पहले टेलीलॉ लेके आई थी। टेलीलॉ आपको पता है कि मतलब जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे बैठ के आप जो प्री लिटिगेशन मतलब एफआईआर करने से पहले है ना, उनके बारे में है ना पता लगा सकते हो कि भाई ये एफआईआर है ना करूँ तो मेरा मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें ना टेलीलॉ के तहत है ना फ्री सुविधाएं मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में न्याय बंधु है, मतलब गांव गांव के अंदर बैठ बैठ के और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। फिर मतलब पूछ सकता है उन वकीलों को। फिर न्याय बंधु है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एडवोकेट हैं या फिर ना लॉ के स्टूडेंट है, तो वो है ना अपनी स्वयंसेवी तरीके से हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की, जो मतलब गरीब हैं, पात्र व्यक्ति हैं, उनके लिए। फिर कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम है कि इसके तहत है ना नागरिकों को है ना बताया जाता है कि कानून की अहमियत क्या है। उसके बाद में ये चौथा है ना विधि संजीवनी, इसको जोड़ा गया है, ये नया घटक है। और ये क्या करता है कि जो ये तीनों चीजें हैं, मतलब तीनों चीजें तो है ही, एक चौथा खुद है ये जो विधि संजीवनी है। तो ये क्या है कि एक डिजिटल तरीके से पूरा है ना एक एकीकृत तरीके से कर देगा कि भाई पता कैसे चलेगा कि है ना कितने लोग हैं, तो उनको है ना सहायता सही में मिली है या नहीं मिली है, ये सारी चीजें है ना पता लगाने के लिए विधि संजीवनी ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये चारों को मॉनिटर करता है ये। तो ये चारों चीजें हैं, चारों ये इसके पार्ट हैं, उसके तहत ये दिशा 2.0 के पार्ट है चार। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर एक न्याय सेतु चैटबॉट भी है। तो उसके अंदर क्या होगा कि चैटबॉट होगा, उसमें आपके कोई जो मतलब कानूनी सहायता से संबंधित है ना कोई क्वेश्चन वगैरह है, क्वेरीज वगैरह हैं, तो उसके अंदर पूछ सकते हो उसको चैटबॉट को। ठीक है, तो वो हेल्प करेगा आपकी। तो ये था दिशा 2.0। अभी थोड़ा जल्दी चलना पड़ा है, टाइम हो गया अपना काफी। तो इसमें क्या है, अगला क्या है कि जितेंद्र सिंह जी हैं, तो इन्होंने आईएसई सिविल सेवा सूची 2026 ये जारी की है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब अलग अलग जो सिविल सेवक हैं, तो मतलब कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कोई डॉक्टर वाला है, कोई अलग अलग है ना, उनकी एक फील्ड होती है, या फिर है ना उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है ना किसी एरिया के अंदर है, तो उनको क्या है डिजिटल तरीके से है ना उनका जो एक्सपीरियंस है, तो उसको काउंट किया जाता है, फिर उसको है ना अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है। अब मान लो कि है ना जैसे मतलब सचिवालय वगैरह है, सेक्रेटेरिएट है, तो उसके अंदर किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ रही है, या फिर है ना ऐसी कोई कमेटी वगैरह बनानी है, उसके अंदर ऐसे अनुभवी आईएएस हैं तो उनकी जरूरत है, तो उसको सीधा उस लिस्ट के अंदर जाएंगे, जो डिजिटल लिस्ट होगी उसके अंदर जाएंगे, और उसमें पता लग जाएगा कि भाई ये हैं, इसके अंदर ना महारत हासिल है इनको, और ये है ना ये हमारी हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक सूची टाइप में बनाई गई है डिजिटल तरीके से। ठीक है, बस इतना ही है इसके बारे में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आप मतलब सुशासन वगैरह या फिर ना इस तरीके से जो पेपर 4 के अंदर जो मतलब सिविल सेवा के संबंधित है ना कोई आता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रतिभा मानचित्रण टैलेंट है ना उसका मैपिंग किया जाएगा इसके अंदर, बस इतना ही है। तो गवर्नेंस वगैरह के अंदर हेल्प होगी, ये सब है ना, तो पेपर 4 के अंदर ना इसको आप कोट कर सकते हो, इसके लिए मैंने डाला आपको। ठीक है, आपके लिए इसको डाला था। अब अगला क्या है कि जहाज का पुनर्चक्रण राष्ट्र बना भारत है, तो क्या है कि जैसे अब जहाजों का पुनर्चक्रण मतलब कि जहाज है वो खराब हो गए हैं, मतलब कबाड़ बन गए हैं, तो फिर ना उनका रिसाइकिल करने के लिए वापस है ना एक जो व्यवस्था है, तो भारत के अंदर ना सबसे ज्यादा होती है, और लगभग 34% वर्ल्ड का 34% है ना जो रिसाइकिलिंग है वो भारत के अंदर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि भारत है तो जहाज में पुनर्चक्रण राष्ट्र के अंदर है ना अग्रणी राष्ट्र बन गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित आर्टिकल ये देखो 35 है, सॉरी 35.4% है, ये हो गया जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है। तो भारत का क्या है कि समुद्री भारत विजन है 2030 का। तो इसमें क्या है कि मतलब जहाजों का पुनर्चक्रण करना, मतलब रिसाइकिल करना, वेस्ट टू वेल्थ के अंदर है ना हमें कन्वर्ट करना है। तो उससे संबंधित है ना हमने जो टारगेट था 2030 तक का, उसको है ना हमने 5 साल पहले ही है ना कवर कर लिया है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है। अब हिस्सेदारी है वो मैंने बता दी आपको, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, इससे हमने मतलब 5 साल पहले ही है ना हमारा काम पूरा कर लिया है। उसके बाद में हांगकांग कन्वेंशन है, इसके बारे में हम देख चुके हैं कि जैसे मतलब आप रिसाइकिल कर रहे हो, तो उस टाइम पे ना पर्यावरण को या फिर मजदूरों के साथ में कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, हांगकांग कन्वेंशन था, भारत भी इसके साथ में इसका मतलब सिग्नेटरी है। तो जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम है ना भारत है ना ये लेके आया था। ठीक है, तो जहाजों की मतलब सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए भारत ये 2019 के अंदर ये एक्ट लेके आया था। उसके बाद में यार्डों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी ना भारत ने काफी सारी सुविधाएं वगैरह इस तरीके से की हैं। अब इसमें क्या है कि एक अलंग शिप, हाँ ये एक तो ये है स्क्रैप मूल्य का 40% क्रेडिट नोट मिलता है, कि जो स्क्रैप मूल्य है तो उसका ना 40% तो क्रेडिट नोट मिलेगा, कि मतलब उसका क्रेडिट ना आपको मिल जाएगा कि भाई 40% है ना आपको क्रेडिट नोट मिला। उसके बाद में जो आप नया यदि शिप ले रहे हो, तो उसका ना 5% है ना, जो नया शिप है तो उसके अंदर 5% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, कुल मिला के ये है। ठीक है, जो जहाज
मतलब मालिक है उसके लिए। अब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय की, हाँ, यार्ड का विस्तार, अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड है ये क्या है कि गुजरात के अंदर है। और ये इसकी कैपेसिटी है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मतलब ज्वार है ना वो बड़े बड़े आते हैं। इससे क्या होता है कि जो जहाज हैं वो कॉर्नर में रहते हैं, लेकिन ना मतलब किनारे पे रहते हैं, तट पे रहते हैं। लेकिन ये क्या है कि मतलब तट से काफ़ी अंदर तक है ना, जैसे ज्वार वाला टाइम होता है तो उस टाइम पे जहाज हैं काफ़ी अंदर तक आ जाते हैं। उसके बाद में इनको है ना रिसाइकिल करना आसान हो जाता है। यदि भूमि पे आ जाएंगे तो उसके बाद में क्रेन वगैरह और वो सब आपको पता ही है। तो इसलिए क्या है, ये अलग है, ये गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा यार्ड है, ये रिसाइकलिंग यार्ड है। ठीक है, तो इसकी क्षमता दुगनी करने की बात का लक्ष्य है अभी। अब ईयू के साथ में भी हमने समझौता वगैरह किया है, ये सब है। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में भी दे रखा है। अब अगला है, देखो, पहली बात तो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे हम चीते लेके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये नामीबिया से 2022 के अंदर हम शुरुआत में लेके आए थे, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे, और उसके बाद में बोत्सवाना से लेके आए थे। ये हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने डाला आपको। ठीक है, ये इसके अंदर छोटी सी न्यूज थी, उसको मैंने काट के अंदर डाल दिया। उसके बाद में प्रधानमंत्री जो है, FHI हॉकी वुमेन्स, ये नेशनल कप है, ये भारतीय महिलाओं ने जीता है। इससे संबंधित इनको बधाई दी है। तो आपको है ना स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, कभी कभी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। ये वुमेन्स नेशन कप है, ये इंडिया ने जीता है। ठीक है, बस यही है। उसके बाद में जो कल क्या है कि एक अपना PM किसान वाला जो आर्टिकल था, तो उसमें क्या है कि मैंने ये बता दिया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बता दिया था कि केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है। मैंने क्या है उस पर तो टिक नहीं किया, लेकिन मैंने ये कह दिया था 100% केंद्र सरकार करती है, तो उससे आपको समझ जाना चाहिए था। लेकिन क्या है कि जो PIB की न्यूज़ थी उसके अंदर केंद्र प्रायोजित योजना ही लिखा है। अब वो क्यों लिखा है उन्होंने, मुझे नहीं पता। ये देखो यहाँ पे मैंने काट के ये चीज़ है ना लगाई है। वो एक कमेंट था, वो मैंने देखा था, इसलिए मैंने इसको लगाया है कि केंद्र प्रायोजित योजना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये गलत है। ये मेरे को पता है कि ये मतलब केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, मतलब 100% केंद्र सरकार दे रही है। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए था। वैसे भी मैंने 100% पे ना हाथ लगाया था, टिक लगाया था, ये मैंने देखा नहीं था उस टाइम पे। तो ये है। और क्या है कि जैसे मतलब केंद्र प्रायोजित योजना, ये हो सकता है कि टेक्निकली उन्होंने इस तरीके से कहा होगा, मतलब ऑफिशियली तो नहीं है ये, लेकिन टेक्निकली है ना PIB वालों ने इस तरीके से ऐसे डाला होगा कि भाई ना राज्य है ना, इम्प्लीमेंटेशन का काम है ना राज्य करता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मतलब भूमि वगैरह और वो ना उसका वो सर्वे वगैरह करना कि किस किस किसान का ना कितना है, तो वो सारा काम ये देखता है। तो इसलिए कह दिया होगा। बाकी है ना, यदि अपने क्वेश्चन आए तो अपनों को है ना यही लिखना है, मतलब प्रायोजित नहीं लिखना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम लिखना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ना वो उसी पे ही मानना है। ये 2 क्वेश्चन है। कल वालों के आंसर शायद बी है, देख लेना, चेक कर लेना, जहां तक है बी है। ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना। और ये है, मेंस के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।